जेडीयू के साथ साथ बीजेपी का भी सुपड़ा साफ और अन्यों के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब सईद अंसारी आ रहे हैं। आइए सईद जी, स्वागत है आपका। वो इंतजार जो आज तक के तमाम दर्शक कर रहे थे, न सिर्फ बिहार के बल्कि देश भर में, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। वो आंकड़ा, बिहार के वो अनुमान चुनाव परिणाम के बस अब से कुछ ही पलों में आज तक पर यह तय हो चुका है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव। जी हां, ये मेरे ऊपर आप आंकड़े देख रहे हैं। 44% वोट शेयर, 39 एनडीए, 44 महागठबंधन, एलजेपी को 7%, यानी कि बहुत बहुत आगे यहां पर महागठबंधन तेजस्वी यादव का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको सीट जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव इस तरह का कि चेहरे क्या, भारतीय राजनीति में यह एक ऐसा बदलाव है कि चेहरे मायने नहीं रखते और अगर जनता चाह ले तो वो बड़ा बदलाव कर सकती है। सीट दिखाने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। हम नीचे आए, वो इंतजार जो सीट का, ये लीजिए एक्सीलेटर आ गया है और मैंने इस पे पैर भी रख दिया है। नीचे मैं यहां से उतर रहा हूं। ये चलना शुरू जैसे ही करेगा वैसे ही हम नीचे जाकर आपका इंतजार खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव, तेजस्वी यादव का जादू चलता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान। आइए नीचे चलते हैं। नीचे ये एस्केलेटर ने जाना शुरू कर दिया है और अब जो हम बिहार विधानसभा की तस्वीर आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा वैसे भी 2 बार बदल चुकी है। पहले आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, तेजस्वी यादव जो थे वो उप मुख्यमंत्री बने और अब आप देखिए कि वो बिहार विधानसभा की तस्वीर किस तरह से बदली हुई नजर आती है। अगर हमारे अनुमान के अनुसार ये जो आंकड़े हैं वो परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और बदलाव की वो बयार बिहार में बहती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या, सबसे पहले अगर सीट की बात करें तो सीटें कितनी, कहां पर, यहां देखिए यही इंतजार आपको था और एनडीए 69 से 91, 139 से 161, यानी कि सीधे पूर्ण बहुमत यहां पर महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी जीत यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन चिराग पासवान, एलजेपी 3 से 5 सीटें उनके पास भी। मतलब यह हुआ कि कोई जोड़ तोड़ नहीं, मतलब यह हुआ कि कहीं किसी से आपको कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है, सीधे आपके गठबंधन की सरकार यहां पर बन जाएगी और यह एक बहुत बड़ी जीत है। आप अंदाजा लगाइए कि वो 5 साल पहले की तस्वीर जब तेजस्वी यानी कि आरजेडी और एलजेपी यानी कि नीतीश मिलकर लड़े थे और एनडीए को एक बड़ी शिकस्त मिली थी, तो क्या ये दूसरी शिकस्त है? क्या इस बार एक बार फिर से एनडीए एक बहुत बड़ी शिकस्त की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कहीं बड़ी जीत क्या तेजस्वी यादव की यहां पर जा रही है? सवाल तो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, जरा अपने दर्शकों को बता दें, आज तक का एग्जिट पोल जिसका इंतजार आप लगातार कर रहे थे वो सामने आ गया है और एग्जिट पोल आज तक का ये कह रहा है कि महागठबंधन को बिहार में 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बिहार में महागठबंधन की जबरदस्त लहर है। एनडीए सिमट सकता है कुल मिलाकर 69 से 81 सीटों के बीच में और 91 सीटों के बीच में, और महागठबंधन को मिल सकती है 139 से 161 तक सीटें। एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे का ये सर्वे, एग्जिट पोल, बिहार के चुनाव नतीजों का अनुमान और एलजेपी को महज 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है इस सर्वे में। जाहिर सी बात है, जब लहर चल रही है महागठबंधन की तो उसमें बाकी सब पूरी तरह से मार्जिनलाइज यानी कि किनारे हो जाएंगे और वैसी ही तस्वीर इस समय दिख रही है। तो ये आज तक का एग्जिट पोल है, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को 139 से 161 और 3 से 5 एलजेपी, 69 से 91 एनडीए। श्वेता सिंह पटना से हॉट एयर बलून में बैठकर आ रही हैं यहां नोएडा स्टूडियो, इन्हीं फाइनल आंकड़ों के साथ, जहां अब यह तय हो चुका है कि बिहार में तेजस्वी यादव की ही हवा चल रही है। श्वेता, एग्जिट पोल तो यही कह रहा है, कम से कम आंकड़े वाकई नतीजों में तब्दील हो जाएंगे
तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो अब देखिए, पिछली बार अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी तो उस समय बहुत सारे लोगों को उसका श्रेय जा रहा था। इस बार अकेला चेहरा है तेजस्वी यादव का, और इस उम्र में बिना एक तरह से लालू यादव की तस्वीर, उसे कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा वो अपने पास्ट को हटा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं अगर जंगल राज की बात हो रही है तो उसकी विरासत मेरी विरासत नहीं है, मैं एक दूसरे भविष्य को आगे दे रहा हूं। लेकिन लोगों ने उस बात पर भरोसा किया। अगर सचमुच में ये आंकड़े तब्दील होते हैं कल के दिन नतीजों में, तो लोगों ने उस बात पर विश्वास किया। लोग इतनी बड़ी तादाद में चांस देना चाहते हैं, और वाकई जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से नतीजे हम दिखा रहे हैं, अलग अलग उम्र वर्ग, महिलाएं पुरुष, किस तरीके से सबने बढ़ चढ़कर मुमकिन है वोट दिया हो तेजस्वी यादव के नाम पर, क्योंकि नाम तो उन्हीं का है। सिर्फ एक नीतीश कुमार से गुस्से में, रिएक्शन में कोई इतना वोट नहीं दे देगा, एंटी इनकम्बेंसी में इतना वोट नहीं मिल सकता है तेजस्वी यादव को। यह तेजस्वी यादव के पक्ष की और उनकी अपनी कामयाबी ही मानी जाएगी। बिहार की जनता अगर इतना भरोसा कर रही है तो भरोसा उन्होंने दिलाया है क्या सिर्फ एक वादा 10 लाख रोजगार का, या फिर पूरे तौर पर उनकी छवि, एक युवा नेता और साथ में एक बदलाव का मन? क्योंकि ग्राउंड पर जब हम रोहित लोगों से बात करते हैं, अब भले ही अभी तक ये कहा गया है कि ये वो वोकल वोटर्स हैं, वो वोटर्स हैं जो बोल रहे हैं खुलकर। तेजस्वी की रैली में तो 2019 के चुनावों में भी लोग आए थे लेकिन वोट नहीं मिले थे आरजेडी को। ये सारी चीजें तो बोली गई हैं, लेकिन अगर वाकई अब वोटर कह रहे हैं कि नहीं हाँ हमने वोट दिया है और इसीलिए एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक नई राजनीति का संकेत भी हो सकता है। मैं बता दूं कि अगर ये आंकड़े वास्तव में 10 तारीख को भी तब्दील होते हैं तो देखिए आरजेडी ने इसके पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2000 में किया था, हालांकि उस समय 324 सीटें थी। अगर इन्हीं आंकड़ों की, चूंकि प्रदीप गुप्ता जी के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित होते हैं, इसी वजह से ये आंकड़े देना बहुत जरूरी है। 2000 में 124 सीटें, जब 324 सीटें बिहार झारखंड के आपस में मिलाकर हुआ करती थी तो प्रचंड जीत वहां पर मिली थी। उसके बाद कम होती हुई सीटें चली गई। 2005 फरवरी में 75 सीटें आती हैं, अक्टूबर में 8 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, उस समय 54 सीटें आती हैं आरजेडी को। फिर 2010 में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता है, 22 सीटें आती हैं आरजेडी को। 2015 में 80 सीटें आती हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर। और प्रदीप जी से मैं इस बारे में जानूंगी कि ये जो 140 से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा है सामने, इसमें आरजेडी का कितना है। लेकिन उसके पहले श्वेता आपका रुख करते हुए, चूंकि पटना का पूरा माहौल जानने के साथ ही आप यहाँ पर नोएडा स्टूडियो में अवतरित हुई हैं अपने इस हॉट एयर बलून के जरिए, वो 3 बड़े मुद्दे क्या रहे जिससे तेजस्वी यादव को इस तरह का मैंडेट कम से कम हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए दिलाया है? क्या नजर आता है आपको? देखिए, रोजगार को बहुत बड़ा मुद्दा लोग मान रहे हैं, लेकिन रोजगार का वादा से बड़ी चीज है कि रोजगार के वादे पे विश्वास, जनता को अगर विश्वास दिला पाए हैं तेजस्वी यादव, अगर ये विश्वास दिला पाए हैं कि नीतीश कुमार वाकई थक गए हैं, अगर वाकई ये विश्वास दिला पाए हैं, तो सीधे तौर पर यह समझने की जरूरत है कि कहीं पर वो जो राजनीति कर रहे थे, वो चुनाव में जो प्रचार कर रहे थे, वो वाकई ऐसा नहीं कर रहा था। कोई और समझ ही नहीं पा रहा था इस चीज को कि तेजस्वी यादव की बातों पर जनता न सिर्फ भरोसा कर रही है बल्कि उन्हें मौका देने के लिए तैयार हो रही है। चित्रा, आप भी अलग अलग इलाकों में गई हैं, एक और सवाल लोगों से बात करते हुए ये जो होर्डिंग गायब होना, नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का हर जगह नजर आना, क्या इसका भी नुकसान हो गया नीतीश को? नीतीश कुमार को नुकसान मुझे लगता है कि होर्डिंग से काफी पहले हो चुका होगा। अगर वाकई यही आंकड़े हैं तो इस चुनाव प्रचार से तो काफी पहले से हो गया होगा। नीतीश कुमार कोरोना के काल में नहीं निकले, इसको लेकर लोगों ने बहुत कहा। हाँ, वो अपने दफ्तर में उन्होंने मीटिंग्स ली हैं, लेकिन मीटिंग्स जनता को नजर नहीं आती हैं। मतलब आप सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो जनता के बीच पहुंचना चाहिए। अगर माइग्रेंट लेबर्स वाला इशू हुआ कि लोग चलकर आ रहे थे सड़क पर, बहुत सारे लोग बोलते थे उस समय जब लॉकडाउन में रिपोर्टिंग करते हुए, दिल्ली से निकलते हुए भी जो यूपी वाले मजदूर यहां से निकलते थे उनकी व्यवस्था दिखती थी, बिहार की नहीं दिखती थी, तो बोलेंगे ही। चित्रा, अब हॉट एयर बलून में आप हैं, ये बताइए आपके अलावा और कितने लोग इसमें आ सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के साथ बार बार दावा कर रहे थे कि हम तो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। यहाँ पे ना 3 में ना 13, मतलब 13 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। 143 पर चुनाव लड़ा, 4 पर सिमटती हुई चिराग पासवान की पार्टी नजर आ रही है। यानी कि कोई भी हॉट एयर बलून आ जाए, कहीं भी अब उनकी सवारी नहीं हो सकती है। श्वेता, लेकिन मनोज तिवारी तो जुड़ गए ना। मनोज जी, आपने भी बहुत प्रचार किया था यहां पर बिहार में, लेकिन लगा नहीं कि नीतीश जी के नाम पे लोग तैयार हुए हैं आपकी भी अपील पे।
श्वेता, मुझे लगता है अब तो रिजल्ट जो होना है बंद हो गया है मतपेटिका में, और एग्जिट पोल आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं अभी, उसमें कई अलग अलग तरह के, अभी एक्सिस का देख रहे हैं, कुछ सी वोटर्स का देख रहे थे, किसी का एनडीए के पक्ष में भी देखा हमने। तो कुल मिला के अब ये तो हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा मन कहता है कि इस बार बिहार का जो मौन मतदाता है वो काफ़ी अंतर करेगा। 10 तारीख का इंतज़ार हम सभी को है, और कई बार एग्जिट पोल उलट भी होते हैं, लेकिन अब जो दिख रहे हैं उस आधार पे मैं थोड़ा सा उदास जरूर हो रहा हूँ, लेकिन मेरी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एनडीए वापस सरकार बनाएगी। आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार जी के कार्य से बहुत खुश हैं, और जब वोट देने गया होगा जो शांत मतदाता है वो एनडीए के पक्ष में ही बिहार को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मनोज जी, आपको उन मतदाताओं पर भरोसा है जो नीतीश कुमार को वोट देकर खामोश रहे हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि कहीं मोदी के नाम पर न वोट पड़े हो और अभी बोले नहीं हो? क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बोझ हो गए थे और नीतीश कुमार की वजह से आप लोगों को नुकसान हुआ है, या फिर एक साझा नुकसान के तौर पर देखेंगे? देखिए, जब भी हम महिलाओं से बात करते थे तो एकदम से नीतीश के काम से महिलाएं गांव-गांव की बहुत ही खुश हैं, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी दोनों का मिलना, जिसको डबल इंजन कहते हैं, वो बिहार के लिए एक सौभाग्य से कम नहीं समझते हैं। पुरुषों में देखिए, जो हमने तेजस्वी की भीड़ देखे थे, उसमें लोग बहुत शोर मचाते थे, और जो हम और रैलियां देखते थे उसमें लोग बड़ी तन्मयता से सुनते थे। नीतीश जी की रैली में डिस्टर्ब करने के लिए लालटेन का झंडा लेके जाना पड़ता था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो कहीं कहीं विरोध हुआ वो आम जन का विरोध था। इसलिए मेरा मानना है कि एनडीए के साथ ही बिहार जाएगा, और कई बार एग्जिट पोल तो ऊपर नीचे होते हैं। पिछले 2015 में हम लोगों को बीजेपी को ही दिखा रहा था एग्जिट पोल कि हमारी सरकार बन रही है, रिजल्ट आया तो हम लोग बहुत बुरी स्थिति में आ गए। लेकिन मनोज तिवारी जी, हम सब ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से भी आपके जो वीडियोस थे, जो आपके वीडियोस थे उसको बहुत जमकर शेयर किया गया, क्योंकि शानदार भीड़ आपको भी सुनने देखने आती थी, और आप बहुत सारे गाने भी गुनगुनाते हुए मंच पर नजर आते थे। नीतीश कुमार ने यह कहा कि देखिए, समंदर नहीं है बिहार में, इस वजह से इंडस्ट्रीज हम नहीं लगा पाए। खैर, समंदर तो नहीं है बिहार में, ये सच्चाई है, लेकिन अगर यही एग्जिट पोल के आंकड़े तब्दील होते हैं 10 तारीख को नतीजों में, फिर ये तो सुनामी है। और आपको जो जनता सुनने देखने आती थी वो कहां गई? क्या वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई? मनोज जी, नहीं, मैंने भी 57 रैलियां करी हैं, और ऐसा नहीं है कि वो तब्दील नहीं होंगी ही होंगी। लेकिन मेरा मन कहता है कि शांत मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि राजद के लोगों ने कई जगह मारने का काम भी किया, जो कमल और तीर को वोट देकर के आ रहा था। तो लोगों ने थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अब लंगा लोगों से क्या उलझना, चुपचाप वोट दो, घर जाओ। इस आधार पे मुझे लगता है कि एनडीए का ही पलड़ा भारी रहेगा। मनोज जी, अब ये तय आपको करना है कि आज आप सैड सॉन्ग सुनाएंगे कि हैप्पी सॉन्ग सुनाएंगे, क्योंकि रोहित भाई, एग्जिट पोल कई सारे हैं, आपको जो पसंद हो उसके हिसाब से जो आपके मन का गाना हो सुना दीजिए। आज मैंने आपको बताया ना चुनाव प्रचार भाई, वाला सुना दीजिए। पिछली बार टुडे चाणक्य ने बीजेपी को 154 सीट दे दिया था। ठीक है, उम्मीद पर कायम है दुनिया, तो उम्मीद पर ही गाना सुना दीजिए। तो इसलिए अभी जैसे एक्सिस का ही है, एक्सेस माइंड नहीं गाना अभी हम अब जहाँ गाना होता है वहीं गाते हैं आपके साथ। मनोज जी दुखी बड़ा ढेर अब दिखा था चेहरे से। मनोज जी पिछली बार 2015 में एक्सेस माई इंडिया ने नहीं, हम दुखी नहीं है। 176 सीटें दी थी और 178 सीटें आई थी।
बिहार की बात करें तो। प्रदीप भाई मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन प्रदीप भाई आपने 2014 में बीजेपी को 29 से 33 सीटें दिया था हरियाणा में, लेकिन हम 47 सीट पे आए। कहां से आपने किया था? सवाल तो उठेगा ना। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने आईएनएलडी को 33 से 38 सीटें दिया था, 19 सीट पे रह गई। आपको तो यदि हरियाणा का आपका गलत नहीं हो सकता आपको हरियाणा का 2014 और 2019 का याद नहीं है। दोनों का आंकड़ा सामने मनोज जी, आप जिसे चाहें, जिसे विश्वास करें, जिसे पसंद करें उसे कीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आपका पूरा सम्मान करते हैं, आपकी भावनाओं का, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप किस पे विश्वास करना चाहते हैं। कोई नहीं मनोज जी, बाकी के ढूंढ रहे हैं आपके। देखिए जितने एग्जिट पोल आपने किया बाकी ढूंढ रहे हैं मनोज जी। एक सेकंड, श्वेता जी वो हॉट एयर बैलून में झूल रहे, देखिए उनको पहले भेज दे, बाय बाय कर दे श्वेता जी को, वापस आ जाएंगे वो थोड़ी देर के बाद। श्वेता जी धन्यवाद है फिलहाल, थोड़ी देर में वापस आपको फिर आमंत्रित करेंगे अब यहाँ नोएडा में, और फिर आपसे बात करेंगे। तब तक मनोज जी ने एक्सिस माई इंडिया का पूरा भाई खाता उनके पास आया हुआ कि भाई इनके कितने एग्जिट पोल हुए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए। मनोज जी हम कह रहे हैं छोड़िए सबका, आप अपना बताइए ना, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? रोहित भाई, हाँ मेरा एग्जिट पोल कहता है कि हम 130 के आसपास रहेंगे बिहार में। 130 ऐसा मेरा मन कहता है कि जो मैंने बिहार देखा है, और उस कल्पना से ऐसा मेरा, बाकी तो अब तो का कहे के बाटे, अब तो वोटवा हो गिलवा रोहित बाबू, जवन हो 10 तारीख के हो जाई। लेकिन मेरा मन कहता है कि बिहार एनडीए के साथ ही जाएगा और बड़े उत्साह के साथ जाएगा। हरियाणा के नंबर कोट करा तारा, हरियाणवी से तू भोजपुरी में बात करा तारा, तहार का होई? इनकरेक्ट हो गया। नहीं, अभी बिहार के बात होता हो। अंजना जी तू बैठल बाड़ू ना, तो कैसे भोजपुरी बोल सकी ना? बिहार की नहीं है। रोहित सरदाना जी बहुत अच्छा भोजपुरी समझते हैं, बोलते हो चाहे ना बोल। नहीं समझता मैं सब हूँ, इसीलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि मनोज जी पूरा देखिए छठ माँ का त्योहार आ रहा है। आज थोड़ा तनाव में है मनोज जी, मतलब ये तो आपने बता ही दिया कि उदास हो गए थोड़े से, इसीलिए हम तो चाह रहे थे उदासी दूर हो थोड़ी सी, लेकिन आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं, कह रहे कि नहीं यहाँ गाना नहीं गाऊंगा। नहीं। जिनमें कभी गाना नहीं गाया वो गौरव भाटिया गा गए, आज तो रागनी नायक गा गई। आज पोल देखेंगे। मनोज जी एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, नहीं, सबको गाने का अधिकार है, हम तो हमेशा। मनोज जी आशुतोष बोल रहा हूं मैं। नमस्ते। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए दिवाली के पहले फायरवर्क्स। पहले दिल्ली में आपको इतनी बुरी हार मिली, अब बिहार की हालत है, लगातार 2 चुनाव, क्या कारण है? क्या बिहार में दिल्ली में बुरी हार मिली इसीलिए मैं सांसद हूं? नहीं, मैं तो विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। मतलब ये लगातार 2 चुनाव है, अभी नतीजा नहीं आया है, अनुमान है, उसी हिसाब से जवाब दे दीजिए मनोज जी। नहीं, दिवाली के पहले कुछ पटाखे यहाँ भी फोड़ लिए जाए। आप आशुतोष भाई आपको ये कहना चाहिए कि बिहार में आप 3 चुनाव लड़े, 2 जीते 1 हार गए, तो जीत को भी याद रखना चाहिए, बाकी तो हार भी स्वीकार है। तो हमने दिल्ली में 2 बार चुनाव जीता है आशुतोष जी, और डंके की चोट पे जीता है, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हरा करके जीता है। इसलिए ऐसा मत कहिए कि दिल्ली में हार, तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आशुतोष जी पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता है, ये आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहाँ पे हम नहीं बनने देंगे। आम आदमी पार्टी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आशुतोष जी को स्क्रीन से बाहर कीजिए और हम लोगों को दिखाइए जरा, हमने सवाल जवाब नहीं, मैंने सिर्फ आशुतोष। अरे सर, इनके दिल में अभी भी आम आदमी पार्टी धड़कता है, जो जीत है उसको भी याद रखो, केवल हार ही नहीं। मैंने तो बहुत नहीं, लेकिन चलिए एक दो आखिरी सवाल सुना दीजिए, कुछ तो सुना दीजिए। अब देखिए प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं कि गुप्ता जी ने रिक्वेस्ट कर दिया सर, कुछ तो सुना दीजिए। कुछ तो सुना दीजिए। नहीं, मैं हार जीत तो होते रहती है, जैसे आपने कहा। नहीं प्रदीप भाई, मैं प्रदीप गुप्ता जी को इतना सुना दिया आपने पहले, अब उनकी चॉइस का गाना ही सुना दीजिए कम से कम। उगा हो सूरज देव, भैली अर्घा के बेर, छठी मैया हो खहो सहैया, काहे करताड़ू देर,
रखिया बिहार पे नजरिया, भैली अरघा के बेर, सुख शांति के हो सवेर। हम सबके लिए दुआ करते हैं मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मनोज तिवारी जी, चलिए देखिए, राजनीति में जैसा लगातार हम बात कर रहे थे, कुछ भी स्थायी नहीं है, जीत हार, दोस्त दुश्मन, प्रण वादा संकल्प, लेकिन यहाँ से रास्ता क्या होता है 10 तारीख का इंतजार करना होगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। आपको लिए चलते हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। सुप्रिया बेबाक तरीके से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती हैं। सुप्रिया जी, आपसे वादा किया था जब आंकड़े सामने आएंगे तो आपको शुभकामनाएं भी देंगे और जीत की बधाई भी देंगे, लेकिन अभी 10 तक इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक के संकेत साफ बता रहे हैं कि महागठबंधन को जबरदस्त बढ़त है, अगर ये एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। सुप्रिया जी, धन्यवाद अंजना जी। और मैं खुश इसलिए भी हूं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनेगी और पुरजोर तरीके से बनेगी, मेरा अपना मानना इससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा। मैं खुश इसलिए हूं कि ये जो मुद्दा है, जो चुनाव है, ये असल मुद्दों पे लड़ा गया है। बिहार ने चुनाव में बेरोजगारी को, महंगाई को, विकास को मुद्दा बनाया है। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं बिहार में पिछले 25 दिन से थी, मेरा अपना मानना है कि ये अब राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। बेरोजगारी की जो आपदा आज देश झेल रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और बनना चाहिए। इसलिए मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत खुश हूं कि बिहार की इस क्रांतिकारी जनता ने ये किया है। मनोज जी बोल रहे थे, लोग आके बड़ी तन्मयता से सुनते थे, मैंने उनका गाना सुना और अब बहुत अच्छा लगा उनका गाना सुन के, मुझे लगा बिरहा भी सुनाएंगे। लेकिन वो कह रहे थे तन्मयता से सुनते थे। तन्मयता से लोग इसलिए सुनते थे क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं जुमलों से, जुमले लोग नहीं सुनना चाहते थे। अगर मनोज भाई हो या भाजपा का जो भी, वो सुने, जुमलेबाजी की जो उम्र होती है वो छोटी होती है। और आप लोग इसको नीतीश कुमार जी की हार तो बोल ही रहे हैं, इसको मोदी जी की भी हार बोलना पड़ेगा। जितने दिन हम बिहार में थे, सारे पोस्टर पर तो मोदी जी थे, सारे पोस्टर से तो नीतीश कुमार जी गायब थे। तो ये हार सिर्फ नीतीश जी की हार कैसे, ये तो मोदी जी की भी हार है। जब जीतो तो मोदी जी की जीत, जब हारो तो एलआई की हार, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां तो तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, राहुल गांधी कहां खड़े हैं, इस सवाल के साथ मैं आऊंगी सुप्रिया जी आपके पास। लेकिन उसके पहले जल्दी से जरा अब तक के जो आंकड़े बिहार के निकलकर सामने आए हैं, अलग अलग पार्टियों को कितनी सीटें गई हैं, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी हम दे देते हैं। और ये देखिए, ये तमाम चेहरे जो अपने आप में बताने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ ये मैंडेट सीधे सीधे यकीनन उनके लिए इससे बुरी बात, क्योंकि हम लोग भी जब बुलेट रिपोर्टर के जरिए या राज तिलक अंजना ने अलग अलग जगहों पर किया, श्वेता सिंह ने भी अलग अलग कार्यक्रम श्वेत पत्र की किया, हर जगह यही देखने को मिला था कि किस तरह की स्थिति नीतीश कुमार के खिलाफ है। और एनडीए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा पीछे और महागठबंधन से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की क्या स्थिति है, जरा मैं नजदीक जाके जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूं, क्योंकि ये आंकड़े अपने आप में बेहद दिलचस्प होंगे। देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 38 से 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जेडीयू को 26 से 34 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 2015 में 71 सीटें पाने वाली पार्टी, वो 26 से 34 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एचएएम को 3 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 94 से 106 सीटें साल 2000 के बाद, महागठबंधन 2020 में इन 20 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे इस एग्जिट पोल में करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब यही आंकड़े क्या नतीजों में भी 10 तारीख को तब्दील होंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी 29 से 35 सीटें यहां पर हासिल करती हुई, 27 सीटें 2015 में उसको मिली थी, जबकि लेफ्ट पार्टियां यहां पर देखिए 12 से 20 सीटें लेफ्ट पार्टी हासिल करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर जेडीयू के लिए सबसे खतरनाक और बुरी स्थिति, नीतीश कुमार जो जीत का दावा कर रहे थे, उन्होंने इमोशनल अपील की, ये कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, लेकिन यहां पर अंत भला तो महागठबंधन का भला होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट पोल इसी ओर संकेत कर रहे हैं और नीतीश कुमार की ये स्थिति 26 से 34 की हो जाएगी, किसी को अनुमान भी नहीं होगा। और अन्य की तस्वीर भी आपके सामने है, लेकिन आरजेडी 94 से 106, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 26 से 34, यानी कि दूर दूर तक 122 सीटों पर हम के साथ जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां पर बुरा प्रदर्शन जेडीयू का दिखाई दे रहा है। इस वक्त अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये क्या बता रहे हैं? अंत भला तो सब भला की बात तो नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बुरा हो गया।
देखिए अभी ये एग्जिट पोल आया है और अभी जो रियल रिजल्ट है वो आना बाकी है, 10 नवंबर को आएगा। आप सबने देखा था कि 2015 में भी कुछ इस तरह का एग्जिट पोल आया था जिसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि भाई बहुत बुरी हार होनी है महागठबंधन, लेकिन परिणाम उसका उल्टा है। मैं आपका ध्यान एक बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि दो तरह के पोल्स होते हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, सैंपल साइज भी बड़ा होता है, और एग्जिट पोल में कई बार आप देख सकते हैं कि सैंपल साइज भी छोटा है और टाइम भी कम होता है। सैंपल साइज हमारा बहुत बड़ा है, आप सैंपल साइज पे मत जाइए। मैं ओपिनियन पोल से कंपैरिजन में बता रहा हूँ, तो मैं आपको आपके उस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि बिहार में जो साइलेंट वोटर्स हैं और खासकर जो आधी आबादी है जो वोट देने के बाद हल्ला हंगामा नहीं करती है, निश्चित रूप से उसका रुझान एनडीए की तरफ पहले भी रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्हें भरोसा पहले भी रहा है, अब भी होगा। तो हमें 10 तारीख का इंतजार कर ही लेना चाहिए। 10 तारीख को सब कुछ साफ हो ही जाएगा और हम पूरे तरीके से आशान्वित हैं कि भले ही सब लोग टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन एनडीए ही मेजॉरिटी में आएगा। बिहार की जनता ये एक तरह से चाहती है। प्रभु चावला जी, ठीक है प्रभु चावला जी, ये क्या बड़ी बड़ी बातें अब समझ में आ रही है। एक तरह से अगर ये तब्दील होता है नतीजों में, आप समझ रहे हैं, ये 69 से 91 में प्रदीप जी एनडीए का सिमट जाना, ये तो ब्लड बाथ की तरह है उनके लिए। मतलब इसमें तो अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी की कितनी आ रही है और जेडीयू कितने पे जाकर मतलब एक छोटी पार्टी की तरह प्रदर्शन कर रही है। जी, जो आपने सवाल उठाया था शुरू में, कौन सा बिहारी सब पर भारी, इसका जवाब लोगों ने दे दिया। आप इश्यू में पढ़ेंगी वो सब बदल, लोग क्या चुनेंगे। मैं जो कहना चाहूँगा, एक नौजवान बिहारी पड़ा बुजुर्गों पर भारी। इसका एक नौजवान बिहारी, प्रदीप जी, पड़ा बुजुर्गों पर भारी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सब परिवर्तन चाहते हैं अन्ना जी, ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और वो साफ नजर आ रहा है बिहार की जनता के। बातें जो आपने अपने टेकअवेज में बताई हैं उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे थे किस तरह से उन्होंने बहुत क्लीन अपने पोस्टर्स रखे, 1-2 लाइन का कोट, कमाई पढ़ाई सिंचाई महंगाई ऐसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने ग्रीन कलर से परहेज किया, यानी सबको समावेश किया। पहले आरजेडी जो है वो केवल एमवाई की पार्टी कहलाती थी, तो उस छवि से बाहर आना जरूरी था, क्योंकि एमवाई का वोट शेयर देखें बिहार के अंदर तो केवल 33% है। जब तक उसमें किसी 10% का इजाफा नहीं होता तो वो 40 क्रॉस नहीं करता। तो वो बहुत ज़रूरी था। और ये कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात करें, कि जब आपने देखा होगा एक पोस्टर के अंदर बहुत सारी तस्वीरें लगी हों, बहुत सारे मैसेज हों, बहुत सारा कम्युनिकेशन हो, तो फ्रिक्शन आप सेकंड में कुछ समझ में किसी को नहीं आता है। इन शॉर्ट कि आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं। तो उनने केवल एक लाइन ही नहीं, 2 शब्दों का अपना सारा का सारा कम्युनिकेशन रखा है। यही नहीं, ठीक है, ये आप बहुत सही कह रहे हैं। और हरा रंग से परहेज करना, लेकिन कई ऐसे इलाके थे जहां पर वो रंग भी स्ट्रेटेजिकली चले, वो हर तरीके से आगे बढ़े। ये भी जो उन्होंने एंटी एनडीए वोट को बंटने नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस सीपीआई माले के साथ गठबंधन किया। उन्होंने एनडी, जबकि देखिए आप अजय कुशवाहा का अलग गठबंधन वहां बना रहे थे असदुद्दीन ओवैसी और यूपी वाली मायावती के साथ, वहां पर दूसरी तरफ पप्पू यादव थे, एलजेपी अलग चुनावी मैदान में। लेकिन जितने लोग एक साथ आ सकते थे अति महत्वाकांक्षाओं से दूर रह के, उन सबको एक साथ कर लिया उन्होंने कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के साथ जो गठबंधन किया, जो उन्होंने नहीं किया था लोकसभा चुनाव के वक्त। ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत करेक्ट मूव था। और वही राजनेता सफल होता है जो अपने ईगो के साथ नहीं बढ़ता है, जो समझदारी के साथ बढ़ता है। बड़ी हमारे साथ बड़ी चीज उसमें एक जस्ट जोड़ना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया एमवाई 33 होता है, और जो दलित वोट है टोटल पासवान मिला के वो 15% है। तो जैसे ही उन्होंने माले को शामिल किया, उन्होंने ये मेक श्योर कर लिया कि उसका अच्छा खासा जो पोर्शन है दलित वोट का वो अपने फेवर में कर लिया। और उनको जो सीटें दी उसके एवज में यही जुड़ गया ना 33%। उसके एवज में उन्होंने वीआईपी और हमको जाने दिया। वो जानते हैं इस चीज को कि सहानी के वोट और जो हम के वोट, माझी वोट हैं, बड़े लिमिटेड हैं। पिछले बार वो एनडीए में थे, उन्होंने देख लिया, मुकेश सहनी के उसको 1 लाख लोगों को आरक्षण के नाम पर एक जगह इकट्ठा करना और वोट पाकर एक कैंडिडेट को जिता देने में बहुत फर्क होता है। और वीआईपी के मुकेश सहनी का इंटरफेयर बार बार, क्योंकि मैं 40 साल से इलेक्शन देख रहा हूँ, काफी इलेक्शन कवर किए हैं, बार बार इस मैंडेट को जो 31 साल के लड़के ने अगर जीता, कन्वर्ट होता है सीट्स में, आप इसको जातियों के ऊपर क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, आप उसकी विक्ट्री का अंडरमाइन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जब आपने, एक मैं बात पूरी कर लूँ, जब आंकड़े आपके मैं सुन रहा हूँ, मैं आपके आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों ने उनको वोट दिया, औरतों ने उनको वोट दिया, नौजवानों ने उनको वोट दिया, शहरों ने उन्हें वोट दिया, तो ये जाति कहाँ से जुड़ गई मेरे समझ में आ रहा है। जहाँ वो जीते नहीं थे पहले, वहाँ भी जीत रहे हैं।
तो हर विक्ट्री जहाँ लोग चेंज चाहते हैं, लेट अस एक्सेप्ट कि लोगों ने जातिवाद तोड़ दिया, लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया, सब बैठ करके उनका विकास और बेरोजगार के लिए जो आदमी हमारे को विश्वास दिला सकता है, तेजस्वी में उनको आशा की किरण दिखाई दी, उस आशा की किरण में उन्होंने जाकर के वोट दिया। अगर इफ्स एंड बट्स लगाएंगे कि ये जात की वजह से जीता, तो नीतीश कुमार जी क्यों हार गए? उनके साथ ईबीसी भी थी, उनके साथ अनुभव भी था, उनकी इमेज थोड़ी ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी है। वो 75 साल के हमारे नवीन पटनायक जीत के 75 साल की इनकम्बेंसी, जो बोलते हैं सबसे कम है और सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उनको। मतलब जातियों को खारिज कर दिया। बिल्कुल, इस बार मैंने पहले शुरू में कहा कि बंधुआ वोट बिहार में खत्म हो गया, उसका लिबरेशन हो गया, उसको स्वतंत्रता हो गई। नीतीश के छोड़ने के बाद उनको लगा कि और लीडर कोई नहीं है। बीजेपी ने अपनी बी टीम जो है नीतीश कुमार को केवल बाराती रखा, दूल्हा कभी नहीं बनाया, इसलिए वहां पर बीजेपी पे खास कोई चेहरा नहीं था। और प्रधानमंत्री के नाम से लोकल वोट नहीं मिलते। पिछली बार भी 2015 में प्रधानमंत्री की भीड़ आई थी, परंतु उन्होंने नीतीश कुमार और लालू को चुना। मतलब और इसमें एक बात आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ। अगर इस आंकड़े को लेकर के चलें, अगर इसका बीच का आंकड़ा भी ले लूँ 150 का, आप पहले गिना रही थी कि इतनी बार सीटें मिली, इतनी सारी मिली, मेरे को कहीं डर लग रहा है कि ये आ गया क्या? मेरे को लगता है कि पहली बार होगा कि लालू प्रसाद जी ने भी पहले मेजोरिटी ली थी, अनडिवाइडेड पार्टी थी तब। अब पहली बार उनका बेटा क्या अपने बल पर अपनी उनकी पार्टी की मेजोरिटी आ सकती है? तो यही बताएंगे। मेरे को पूछना चाह रहा था लेकिन उस पर एक बार प्रभु जी से एक और सवाल है मेरा। अगर अभी जहां तेजस्वी खड़े दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बलबूते किया है, क्या ये एक नए सिरे से उन्होंने एक भविष्य लिखा है आरजेडी के लिए? क्योंकि इतिहास विहीन लालूवाद को छोड़कर एकदम पोंछ कर पीछे का स्लेट, उन्होंने कहीं वो सब आने ही नहीं दिया कि कोई उनको जंगल राज पर घेरा गया, लेकिन उससे निकल पड़े। और आप कह रहे हैं कि एक नई हिस्ट्री को बनाई। तेजस्वी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने बिल्डिंग बना ली, ये बना ली, वो सब चला नहीं इस बारे में। जैसे होता है कि नई जवान चेहरा देखना चाहते हैं लोग, जब भी कोई नया चेहरा आता है जो क्लिक कर जाता है। ये पहली बार हुआ कि तेजस्वी साहब क्लिक कर गए, उसके कारण कुछ भी रहे। आप जाति जोड़ दें, मुस्लिम जोड़ दें, यादव जोड़ दें, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। कोई भी लड़का 31 साल की उम्र में कौन क्लिक किया कहाँ पर, इतने बड़े प्रदेश के अंदर? अगर ये 40% पॉपुलैरिटी उसकी अगर है, इतनी पॉपुलैरिटी तो मिली नहीं किसी नेता को, लोकल नेता, रीजनल पार्टी के नेता को, कोई भी रीजनल पार्टी के आप और 31 साल की उम्र में प्रभु जी अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और 9वीं पास जिसका मजाक उड़ा रहे हैं सारे पार्टी वाले, पढ़ाई लिखाई से क्या देखना देना? उसने दिखा दिया। कामराज जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ जो अकल है उसकी पेपर पढ़ाई से। आप बता रहे हैं कि तमाम भ्रम को तोड़ते हुए 31 साल के तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से, तो यकीनन ये इतिहास भी वो बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है 31 साल की उम्र में शायद ही किसी प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बना हो। इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसके पहले सईद अंसारी का हम सीधे रुख कर लेते हैं। सईद जी, बिहार विधानसभा परिसर के बाहर हमारी मौजूदगी है, लेकिन परिसर के अंदर सईद अंसारी हैं। सईद, जो अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, अगर पार्टियों के हिसाब से हमारे दर्शकों को आप बता पाए। देखिए, बिहार विधानसभा की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ये हम आपको बिहार विधानसभा के बाहर से अंदर लेकर चल रहे हैं। ये बिहार विधानसभा है, लेकिन इस बार यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग दल के लोग बैठेंगे। ये अंदर की तस्वीर आप इस समय बिहार विधानसभा की देख रहे हैं, जहाँ पर आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी का ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं, इसकी बहुतायत होगी। और ये यहाँ विपक्ष बैठेगा। क्या वो विपक्ष एनडीए होगा? जी हाँ, अगर ये जो अनुमान है हमारा एग्जिट पोल का, अगर वो परिवर्तित हो जाता है, तो ये सारा का सारा जो हरा रंग आप देख रहे हैं, ये तेजस्वी यानी कि आरजेडी का होगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पिछली बार की विधानसभा और इस विधानसभा में काफी बदलाव है। अब एक बात तो अच्छी हुई है कि ये क्लियर कट सीधा सीधा मैंडेट है, पूर्ण बहुमत है, किसी के सहारे की, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और जब पिछली बार यानी कि आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े थे, जीते थे, एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। तो आपको यहां पर देखना है कि क्या एक बार फिर से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन जिस तरह से यहां आंकड़े आए हैं, उसमें आपको यह भी देखना होगा कि बीजेपी 53 और नीतीश कुमार की एलजेपी 71, उनका क्या हाल हुआ है, कितनी बड़ी गिरावट इन दोनों में आई है। हालांकि ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल के परिणाम हैं। अगर ये असल परिणाम में तब्दील हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। सोचिए, वो पार्टी जो लोकसभा में 0 पर थी, तो 0 से हीरो की तरफ अपनी पार्टी आरजेडी को ले गए हैं तेजस्वी यादव। और वो युवा जो 10 लाख नौकरियां देने का वादा करता है बिहार में, अपने बिहारी
साथियों को, बिहारी बेरोजगारों को, बिहारी नौजवान को, तो उस पर भरोसा किया गया। लेकिन प्रभु जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ आप इसे जात पात पर मत देखिए, जाति पर मत देखिए, हर वर्ग ने, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अगर सब ने वोट दिया है तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब देखना ये होगा कि क्या असल रूप में जो इस वक्त बिहार विधानसभा हम आपको दिखा रहे हैं, 10 तारीख के बाद भी विधानसभा का स्वरूप यही होगा और आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं होता अगर 3% आगे पीछे भी आप कर लें। एक बड़ी जीत तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, महागठबंधन की, ये एक बहुत बड़ी जीत है और एनडीए एक बड़ी हार की तरफ बढ़ता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार आइए फिर आपको, बिल्कुल बिल्कुल सही जी, वही जो आप बता रहे थे उसी पर सवाल कर लेते हैं सईद। एक बड़ी हार की तरफ क्या वाकई बढ़ रहा है एनडीए? क्योंकि केसी त्यागी जी अब हमारे साथ वरिष्ठ नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, शाम तक तो एक एक करके क्षेत्रवार तरीके से आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो एनडीए के लिए करारी हार के तौर पर। एक बार जरा हम आपको एक बार ये ब्रेकअप दिखा देते हैं। जब हम महागठबंधन की सीटों को देखते हैं तो 94 से 106 सीटें आरजेडी को, पिछली बार 80 सीटें थी और इस बार 94 से 106 पहुंचना। कांग्रेस 29 से 35, सीपीआई-एमएल 12 से 16 सीटें, 2 सीटें सीपीआई की और 2 सीपीआई-एम की। ये कंप्लीट आप इसको कह सकते हैं एक लहर के तौर पर देखा जा सकता है अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। 94 से 106 सीटें आरजेडी की झोली में जाती हुई, वहीं कांग्रेस भी 29 से 35 करती हुई। अब हम आपको एनडीए का हाल जरा दिखा देते हैं। जेडीयू 26 से 34 पे सिमटती हुई, बीजेपी 38 से 50। किसको किसका नुकसान हुआ? बीजेपी को जेडीयू की वजह से या जेडीयू को सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से या परिस्थितियों की वजह से? वीआईपी 2 से 3 मुकेश साहनी की पार्टी और एचएएम जीतन राम मांझी की 3 से 4 सीटें। ये तो है हाल। 38 से 50 पर बीजेपी और 26 से 34 पर जेडीयू। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के बैठे हुए हैं। झा जी, आपकी बात बीच में जरा पिछली बार रुक गई थी, हम आंकड़े जरा दिखा रहे थे, लेकिन ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये एकदम ब्लडबाथ जिसे कहा जाता है, मतलब जमीन पर धराशायी हो जाना। और वही हाल हुआ है। जो गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रहा था वही है ये आंकड़ा, उसी की कहानी है ये। देखिए, जब हम किसी चुनाव में होते हैं, किसी कंपटीशन में होते हैं, तो या तो हार होती है या जीत होती है। दोनों ही परिस्थितियों को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात कि मैं एक बार इंडिया टुडे पर ही बैठा हुआ था जब आप लोगों का ओपिनियन पोल आया था, और उस वक्त आप लोगों ने जब ओपिनियन पोल किया था कि बिहार में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, हाँ। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ इतना गुस्सा है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज है, लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार जी सबसे पॉपुलर थे। 30% से ज्यादा वोट उनके पास थे और उससे कम वोट थे तेजस्वी यादव जी के पास। हाँ। तो अभी तो आंकड़े आपके एग्जिट पोल के हिसाब से हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 10 तारीख को ये सब कुछ साफ हो जाएगा और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि सब कुछ अच्छा, बेहतर और एनडीए के पक्ष में होगा, बिहार की जनता के पक्ष में होगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर भी तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए जल्दी जल्दी अगर एक कमेंट ले। वो अभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है, इसको स्वीकारने में थोड़ी उनको दिक्कत हो रही है। पार्टी के प्रवक्ता है, मुश्किल होगी, लेकिन जनता में ये हवा थी, ये गुस्सा था, वही ट्रांसलेट हुआ है। और वो पार्टी वाइज नंबर्स भी दिखाइएगा प्रभु जी को। हाँ, आरजी और बीजेडी अलग अलग दिखा रहे हैं आपके? नहीं, ये तो गठबंधन का है, लेकिन हम अभी आपको बीजेपी से 50, बीजेपी 38 से 50, जेडीयू 26 से 34, 26 से 34 सीटें। प्रभु ये देखिए, 26 से 34 किसकी? बिल्कुल, जेडीयू 38 से 50 बीजेपी पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा हम के साथ मिलकर, हमको अपने खाते में से 7 सीटें दी और जेडीयू की 26 से 34 सीटें। जो फिगर दिखाई दे रही है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी बड़ा कम हुआ है, इसका मतलब नहीं, बीजेपी का तो हुआ, उसमें जेडीयू का बहुत कम। नहीं, जेडीयू का तो एक्सपेक्टेड था, मतलब उसके ऊपर मेरे को कोई लगता नहीं है कि जिस तरह की नीतीश कुमार की रैली में जो कुछ हुआ, जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से वो लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ रही है, थके हुए नजर आ रहे थे। मेरे को लगता है अटल जी की बात एक बार याद आई, आई एम नॉट रिटायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड। पर यहाँ लगता था वो रिटायर भी होने वाले हैं, टायर्ड भी थे, उन्होंने कह भी दिया मैं रिटायर होने वाला हूँ।
परंतु बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो इतना बड़ा नंबर बढ़ा है, अब नजर आता है कि बीजेपी के भी उनकी सेंध लगाई है उन लोगों ने। बीजेपी की सीटों के ऊपर कितनी जीती उन्होंने जीती है, आपके आंकड़े होंगे। तो इस तरह का रिजल्ट तभी आ सकता था जबकि बीजेपी जो बड़ा पार्टनर थी वहाँ पर, वो चुनाव लड़ रही थी। इसका मतलब बीजेपी के पास वहाँ पर संगठन था, परंतु वे कैंडिडेट या तो गलत सिलेक्शन हुआ। ये दोनों के खिलाफ एक किस्म से वोट हो सकता है कि खाली नीतीश के लिए था, उनकी जो सरकार गठबंधन की थी उसके दोनों के खिलाफ ये चुनाव आता है। मैंडेट दिखाई दे रहा है कि एनडीए सरकार के खिलाफ वोट है, नीतीश कुमार के खिलाफ खाली नहीं है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसके खिलाफ भी ये वोट जाता है। ये परिवर्तन का वोट है। एक सरकार वो एक थी ना, सरकार दोनों की थी। जहां तक बीजेपी और जेडीयू ने करीब करीब बराबर सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन फर्क ये था कि एलजेपी जो है उसने केवल जेडीयू के अगेंस्ट चुनाव लड़ा, तो बहुत सारे वोट का उन्होंने विघटन किया जेडीयू के। बीजेपी का स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये तो एक हो सकता है आपके पास आंकड़े हो, जब तक ये नहीं पता लग जाए कि एलजेपी के वजह से कितनी सीटें बीजेपी हारी, वोट डिफरेंस है कि नहीं, तब तक मैं इस कंक्लूजन पे मैं नहीं पहुंच सकता। हाँ, आपके पास फिगर है, शायद आप पहुंच सकते हैं। हमारे पास फिगर है, करीब करीब 30 से 40 सीटों के ऊपर जेडीयू को डेंट किया एलजेपी ने। 30 से 40 सीटों पर एलजेपी ने डेंट, मैं यही बता रही हूँ, उसकी वजह से वो हारे कि नहीं, सीटें हैं जहाँ पर मार्जिन बहुत कम होता है। मार्जिन और मार्जिन रनर और विनर का, रनर और विनर के मार्जिन से यदि एलजेपी का मार्जिन ज्यादा है तो उसको हम डेंट किया कहते हैं। जी, 30 से 40 सीटें ये आपको क्लियरली दिखा है कि 30 से 40 सीटों पर, और ये एलजेपी मार्जिन कम होता है सर। कई सीटें ऐसी है वहां पर जहां पर मार्जिन बहुत कम होता है। वो बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात प्रदीप जी से सवाल करूंगा कि पिछले चुनाव जब 2015 का चुनाव हुआ था तो उस वक्त बीजेपी को 24% वोट मिला था और जेडीयू को 16% वोट मिला था। अगर 24 और 16 को अगर आप, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप जोड़ दीजिए तो 40% के आसपास हो जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन था जिसके पास 40% वोट की पूंजी थी, दूसरी तरफ एक महागठबंधन था। इस गठबंधन ने शुरू से अंत तक अपने आप को इंटैक्ट रखा। वहां किसी तरीके की अंदरूनी सबटाच की खबर नहीं थी, अंदरूनी किसी से झगड़े की खबर नहीं थी। वहां पे यहाँ पे लगातार ही खबरें आ रही थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के साथ नहीं जा रहा है, ये इनके साथ नहीं जा रहा है, जेडीयू के खिलाफ जबरदस्त वो है, एलजेपी पीछे से डैमेज कर रही है। तो इन सब चीजों का भी बहुत असर पड़ा। मैं प्रभु जी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि तेजस्वी ने जिस तरीके से सबको एकजुट रखा, मुद्दों पर से अलग हटकने की कोशिश नहीं की, अन्यथा इस चुनाव में भी धारा 370, ट्रिपल तलाक और जाले और जिन्ना सबको लाने की कोशिश की। और नीतीश ने जिस तरीके से पर्सनल अटैक धारा में दूसरी तरफ चलेगा, मैं एक तरफ उधर आता हूं। मैं यही जो सवाल कह रहे हैं कि एलजेपी ने 30 से 40 सीटों पे जेडीयू को नुकसान किया। अगर जेडीयू को फिगर मान ले कि एलजेपी नहीं होता तो जेडीयू की सीट बीजेपी से ज्यादा होती। मैं ये नहीं मानता, सीटें होती दोनों करीब करीब बराबर होते हैं। जो आप दिखा रहे हैं मैं उसके ऊपर चल रहा हूं। उसी की बात करो। 50 हाईएस्ट दिखा रहे हैं हम बीजेपी का और लोएस्ट 26 दिखा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का। तो हाईएस्ट से आज कंपेयर करो ना। हाँ, सेंटर पॉइंट से भी कंपेयर कर ले, मिड पॉइंट से कंपेयर, बिल्कुल ज्यादा सीटें होती मिलती होती। पिछली बार जो है बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा रहा है। इसका मतलब बीजेपी भी वहां पर जेडीयू को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हुई। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी इज वर्स लूजर। इसका मतलब स्ट्राइक रेट तो कम है। डिस्कशन ये बात आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात से जाऊं तो इसका मतलब ये कि जेडीयू को नुकसान एलजेपी की वजह से हुआ और बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। बड़ा मैसेज इस मैंडेट में क्या है? गुप्ता जी से मैं स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर होता अगर एलजेपी उसको डैमेज नहीं करता। नहीं, मैं बीजेपी और उसके मैं बड़े मैंडेट की बात करना चाहता हूं कि बड़ा मैंडेट इसमें से क्या निकलता है कि ये वोट जो है, अगर ये निकलता है, परिवर्तित होता है जाकर के इलेक्शन के अंदर, तो ये वोट दोनों पार्टियों के खिलाफ है। बिल्कुल और उसके भी खिलाफ दोनों सरकार में। जो नीतीश कुमार की अमित से बात कर रहे थे, नीतीश कुमार सुप्रिया जी से लेते हैं, ऐसे अलग होता नहीं ना कि वो बीजेपी को कोई वोट दे देगा जब दोनों गठबंधन में, दोनों सरकार में। नहीं, गुप्ता जी थोड़ा समय छोड़ दिया जाए। डिस्कशन यही था कि एलजेपी ने खड़ा इसलिए किया कि वो जेडीयू को हराना। एक सवाल के लिए सुप्रिया जी के पास चलते ना, उनको ये नहीं लगे कि हमारी जीत से ज्यादा चर्चे तो इनकी हार के हैं। सुप्रिया जी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी जीत से ज्यादा चर्चे तो इनकी हार के हैं, है ना सुप्रिया जी? अब अगर यही चीज नतीजे में तब्दील होती है तो सवाल आएगा जो पोल प्रोमिसेस थे उनको जमीनी हकीकत के तौर पर उतारने का। और खासतौर पर जो बात तेजस्वी यादव ने कह दी थी कि सीएम बनेंगे, पहला साइन 10 लाख नौकरी पर होगा, सरकारी नौकरी।
ऐसा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उनकी हार का ज्यादा जिक्र करिए या हमारी जीत का। मेरा अपना मानना है कि आंकड़े इससे भी बेहतर होंगे हमारे लिए 10 तारीख को। जो पोल प्रोमिसेस किए गए हैं, जो चुनाव के दौरान वादे किए गए हैं, वो बहुत जमीनी मुद्दे हैं, वो बहुत जहनी मुद्दे हैं लोगों के, और ये जरूर तब्दील होंगे, क्रियान्वित इस पर किया जाएगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार की बात करने के लिए एनडीए बाध्य नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा का अपना जो घोषणा पत्र था, उसने भी 19 लाख रोजगार की बात करी, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 6 साल पहले उन्होंने कहा था मैं 10 करोड़ रोजगार दूंगा 5 साल पर, और उन्होंने नहीं दिया। इसी कारण लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और हम पर विश्वास किया है। मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ ये कह सकती हूं, इस पर जरूर किया इसको क्रियान्वित करा जाएगा, क्योंकि आज बेरोजगारी बिहार की सरकार में समस्या है, और अगर कांग्रेस का रोल कैसा होगा? तो महाराष्ट्र जैसा, या ड्राइविंग सीट में कहीं रोल होगा आपका साथ? हमारा बहुत ही सकारात्मक रोल होगा। हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, मिलकर सरकार बनाएंगे और अपने हर वादे को पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ड्राइविंग सीट पर कोई और ही रहेगा। सुप्रिया जी, एक बात पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, वो आंकड़े एक बार फिर से दिखाइए। जो जेडीयू का हाल है उससे जरा सा बेहतर आपका हाल है। 26 से 34 उनका प्रोजेक्शन है और कांग्रेस का 29 से 35। इस पर कुछ कहना है? मैं तो अंजना जी नहीं, मैं किसी और बात पे कुछ कहूंगी, फिर उस पे कहूंगी। मैं तो ये कहूंगी, आज भी फेस सेवर क्यों दिया जा रहा है बीजेपी को? बिहार ने भाजपा और जदयू दोनों को नकारा है, ये बात समझनी पड़ेगी। और जिन मुद्दों पे नकारा है, वही मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बन के खड़े होंगे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो विकास हो। आपने बताया ना, युवा ने, शिक्षित ने, अनएम्प्लॉयड ने, महिलाओं ने कैसे महागठबंधन को वोट दिया है, नीतीश जी को, भाजपा को, मोदी जी को वोट नहीं दिया है। तो कितना भी हम उस डेटा को एनालाइज कर लें, द बिग पिक्चर इज दे हैव रिजेक्टेड मिस्टर मोदी, दे हैव रिजेक्टेड एनडीए, और वही आज का फलसफा है। गुप्ता जी, कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा पुष्पम प्रिया की कितनी सीट आ रही? पुष्पम प्रिया की खुद की सीट पे वो मुश्किल में है, बाकीपुर से 2 सीटों से वो चुनावी मैदान में थी, दोनों से मुश्किल में है। जमानत नहीं, जीतने की स्थिति में तो नहीं दिख रही हमारे पोल में जी। ओवैसी नहीं, पुष्पम प्रिया एक अलग, उन्होंने ओवैसी से पूछा, वो ओवैसी के लिए पूछ रहा। अच्छा, ओवैसी का जो गठबंधन है वो करीब हमारे पोल में 3 से 5 सीटें जीतता हुआ 3 से 5 सीटें इन्होंने प्रोजेक्ट की, 3 से 5 सीट। और उनको भी वोट कटवा माना जा रहा था ना कि वो बीजेपी के लिए खड़े हुए हैं उसमें। हाँ, जो वहां गठबंधन के वोट कटुआ, क्योंकि बीएसपी, ओवैसी, देवेंद्र यादव और कुशवाहा, वो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था कि वोट काटने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा डैमेज कर लेंगे, लेकिन महागठबंधन को ज्यादा डैमेज करती हुई ये पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। परिवर्तन देखते हैं तो जनता इतनी होशियार है, वो जानती है कि उनको अपना मैंडेट कहाँ देना है, कौन जीतने की स्थिति में, अपना वोट खराब कोई नहीं करना। वो हटाने के मूड में थे कि हटाना है इनको, हटाना है। और कई जगहों पर उसी को लहर कहते भी, उसी को लहर कहते हैं, परिवर्तन। और ये आशुतोष जी, कई जगहों पर हम लोग भी जब जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, तो यही एग्जैक्टली कहा जाता था कि अब ये रहे ना 15 साल, अब इनको मौका देते हैं, एक बार देखते हैं, कुछ तो बदलेगा, हम लोग का हाल कुछ तो बेटर होगा। ये एक सोच थी, वो रिफ्लेक्ट हो रही। देखिए, आप अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर आपने देखा होगा तो परिवर्तन की एक लहर चली और सीपीएम पूरी तरीके से गायब हो गई वहां से। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि फटीक सेट इन कर जाता है, लोगों को लगने लगता है यार जिस तरीके कि अब ये बहुत हो गया, अब किसी और का मैं। लेकिन मैं जिस बात को लेकर पूरी तरीके से हतप्रभ हूं कि मैंने चूंकि 2010 भी देखा है, 2015 भी देखा, इतनी नाराजगी किसी नेता के खिलाफ मैंने नहीं देखी। या तो मनमोहन सिंह के खिलाफ नाराजगी देखी जो 2014 में था, इतनी नाराजगी मैंने नहीं देखी। और मुझे लगता है कि ऐसा कौन सा काम नीतीश कुमार ने कर दिया कि लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए। और जो लोग ये अरिथमेटिक लगा रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है और बीजेपी जो किनारे से निकल लेगी और बीजेपी का स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर हो जाएगा और हो सकता है वो 60-70 सीटें लेके आ जाए, वो सारे मिथ पूरी तरीके से धराशायी होंगे अगर हम इस एग्जिट पोल को अगर हम मान के चलें। और मैं बार बार कह रहा था कि एलजेपी कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, एग्जैक्ट फिगर जब आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी लहर चल रही थी और हम सारे लोग उसको नहीं देख पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमको भी इस बात को समझने आशुतोष जी, 2-3 बातें जो चुनावों के दरमियान जो 14-15 दिन में रही थी, उसमें से जो निकलकर सामने आई, पहला देखिए रोजगार का मुद्दा। 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने जरूर किया था, लेकिन 10 लाख ये सरकारी नौकरियां उस पर भारी पड़ती हुई, क्योंकि पहले ऐलान इन्हीं की ओर से किया गया था। दूसरा, शराबबंदी, जिसका जिक्र अब तक नहीं हुआ है। जहां जहां मैं गई, जो निचला तबका था, जो गरीब परिवार थे, उनकी ओर से शराबबंदी को एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर सामने रखा
रखा गया। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने भी कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो मैं नीतीश से गुजारिश करूंगा कि इस कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें क्या होता था, नौकरशाही हावी होती थी, गरीब लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता था, फिर उनको छुड़ाने के लिए अपने जेवर, सामान, घर के तमाम चीजें बेचनी पड़ती थी। इस वजह से भी एक बड़ी नाराजगी। मेरी बात से प्रदीप जी, मैं चाहूंगी शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा बना है। शराबबंदी देखिए मुद्दा है, उसी के चलते मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप महिला पुरुष तो 50-50% है, हाँ। लेकिन एनडीए और गठबंधन के महिला के वोट में अंतर देखेंगे तो केवल 1% का, ये उसका असर है। एक बात, दूसरा अनाज मिला है 5 किलो, वो झुटला नहीं सकते आप। मोदी गवर्नमेंट का पीएम उसके तहत उसकी लोग तारीफ भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। तो ये महिलाओं की बात होगी। अब यूथ की जो बात कर रहे हैं आप उसको समझिए, 18 से 40 साल की उम्र के करीब 50% मतदाता है। तो 18 से 35 साल की उम्र में जो है अपने हमारे पोल के अंदर महागठबंधन बहुत आगे है, लेकिन 36 से लेके ऊपर तक के मतदाताओं में सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा एनडीए आगे है। तो ऐसा नहीं है कि सब वर्गों ने वोट दिया है। एक बात तभी तो कह रहा हूँ ना, नौजवान बिहारी पड़ा, बुजुर्गों में भारी। लेकिन सैयद फैसल अली जुड़े क्या हमारे साथ आरजेडी की तरफ से? एक महिलाओं का विषय हो गया, एक उसका, और चलिए ठीक है, माइग्रेंट लेबर जानकारी आई कि वो जुड़े हुए हैं, अगर मिलते हैं तो, क्योंकि आरजेडी के लिए जी सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो आरजेडी की जो परफॉर्मेंस रही है, मतलब उसको डिस्टिंक्शन कहा जाएगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव की परफॉर्मेंस रही है उस पर बातचीत हो रही है। गुस्सा हो सकता है नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन इस हद तक को हो कि वोटर एकजुट होकर एक पार्टी, एक नेता की तरफ आगे बढ़े, ये अपने आप में बता रहा है। कई गठबंधन अलग अलग बने। अजय कुशवाहा ने एक असदुद्दीन ओवैसी, मायावती के साथ गठबंधन बनाया, उधर चिराग पासवान लगातार लगे हुए थे, लेकिन इन तमाम अलग अलग चेहरों के बावजूद 6 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, एक तरह से कह लीजिए दावेदार कह लीजिए, 6 दावेदार थे। और इन सब के बीच अगर एक नेता, एक चेहरा, एक पार्टी, एक गठबंधन के पीछे लोग इस तरह से एकजुट होकर खड़े होते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि उसको लोग नेता के रूप में चुन रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं। एक सवाल मैं प्रदीप जी से जानना चाह रहा था, क्योंकि प्रदीप जी ने अभी राशन का जिक्र किया और ये बात कई लोगों ने भी मुझसे कही कि जो कोरोना के जमाने में जो राशन दिया गया उसका वहां असर दिखाई पड़ा। अगर वो असर था तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बहुत बेहतर होना चाहिए था, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बाकी लोग इमिग्रेशन जो हुआ, हार और जीत की देखिए, किसी भी हार और जीत की 1 या 2 या 3 वजह नहीं होती, कई वजह होती है। आपको सबसे सुंदर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी, रमन सिंह जी एक भले आदमी के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ ऐसी खिलाफत तो कतई नहीं थी। चावल बाबा, लेकिन चावल बाबा, चावल जो वो 1 रुपए का देते थे, आपने सुना सब चीजें। वहां पर आपको पता है कितनी सीटें आई? 15 सीटें आई 90 में से बीजेपी को। उसका क्या मतलब कहा जाएगा? और 68 सीटें आई कांग्रेस की। और वहां पर भी बघेल साहब अननोन चेहरा थे, यानी वही बैगेज नहीं था। तो यहीं पर फिर एमपी का उदाहरण आपके सामने रख दिया जाएगा कि एमपी में देखिए कांटे की टक्कर थी, 107 ये पाते 114 कांग्रेस पाती है। बघेल साहब की लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ा था, कांग्रेस जीती थी। परिवर्तन मैं तो नहीं, दूसरी बात, लेकिन वो बड़ा परिवर्तन फिर एमपी में तो नहीं दिखा था ना। यही एग्जांपल तो यहाँ पर दिया जा शिवराज सिंह चौहान उसको होल्ड कर रहे थे। वहां पे कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में, उसी समय नवंबर में इलेक्शन होते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उसी समय पैडी बनके तैयार होती है। और छत्तीसगढ़ मतलब पैडी यानी कि धान, चावल। लेकिन प्रदीप जी एक और सवाल, ये जो प्रधानमंत्री ने नवंबर दिसंबर तक के लिए जो अनाज देने की बात कही थी, इसको लेकर लोगों में एक अच्छी राय, मैं कई जगहों पर गई, लोगों ने कहा कि हाँ हमें मिल रहा है। कई परिवारों को 50-50 किलो चावल महीने में मिल रहा था। वही कह रहा हूँ श्वेता जी कि उस समय भी जो प्रॉमिस था, मैं वहीं आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल इसलिए कर रहा हूँ कि तीन टर्म की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में सब कुछ चावल है, ये मान लीजिए, जैसे यहाँ सब कुछ एम्प्लॉयमेंट है बिहार के अंदर है, वैसे सब कुछ चावल है छत्तीसगढ़ के अंदर। उन्होंने 1800 की जो करंट एमएसपी थी धान की बिक्री, यानी कि खरीद सरकार द्वारा जो थी, उसको 2500 का प्रॉमिस किया। किसने? कांग्रेस ने। और उसी समय पे किया, और परिवर्तन इतना जबरदस्त आप देख लीजिए, क्योंकि जनता को एस्पिरेशन होता है, कुछ तो बदलाव देखा जाए। लेकिन एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार की जगह क्या बीजेपी का अगर कोई चेहरा रहता तो क्या वहां पर फायदा मिल जाता? देखिए, अगर मगर तो नहीं होता, लेकिन परिवर्तन लोगों को चाहिए था। थोड़ा बहुत हो जाता, सीटें इधर उधर, बट ऐसा नहीं कि परिवर्तन रुक जाता। अच्छा, ये निश्चित है कि ज्यादा नाराजगी देखी, परिवर्तन निश्चित है। और विकल्प सामने है ना, आप विकल्प को भूल रहे हैं। जब तक सही विकल्प ना हो, जैसे कि उड़ीसा की बात करते हैं, 5 बार जीते हैं नवीन पटनायक, क्योंकि विकल्प ही नजर नहीं आता। बिल्कुल, जैसे ही आप विकल्प को देते हैं, वैसे ही आपकी
चेंज परिवर्तन होना बट चालू लेकिन हो प्रदीप जाता है। जी ये विकल्प तो 1 महीने पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था बिहार के अंदर। नहीं, बिल्कुल दिख रहा था, आपको नहीं दिख रहा था तो मैं क्या करूं। आप ये देखिए ना कि जब नीतीश के खिलाफ गुस्सा तो हर कोई बता रहा था ना आपको। आप शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ कमलनाथ क्या विकल्प है? कभी वो रहे नहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार की राजनीति में, वो क्या विकल्प है? कुछ भी नहीं। तेजस्वी कैसे विकल्प हो सकते? भाई तेजस्वी के बारे में तो तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी ना, उनकी कोई लीडरशिप किसी तरीके की थी ना, कोई चुनाव उन्होंने जीता था ना, संगठन के स्तर पर काम किया था। आप जनता चुनाव में जनप्रतिनिधि है। फिर आशुतोष जी अपने बारे में बता रहे थे, यही कह रहे थे वो विश्वास तेजस्वी के बारे में, जो विश्वास दिला पाने में सफल हो जाए वो सफल राजनीतिक है उस चुनाव के अंदर। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी को आप ये क्यों भूल रहे हैं, वो 15 बार से लगातार जीते हैं चुनाव को, उसको थोड़ी अंडरमाइन कर सकते हैं आप। लेकिन 2 महीने पहले इस तरह के मैंडेट का अंदाजा नहीं था। अगर यही 10 तारीख को नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, जब एक बार जीत की लहर चलती है तो बस चलती है, हर आदमी उसमें शामिल हो जाता है। अब कम्युनिकेशन का जमाना है, पहले जमाने में पता नहीं चलता था कि अपने मोहल्ले को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में छोड़ दीजिए, दूसरी विधानसभा में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता था कौन किसको वोट दे रहा है। इसीलिए बहुत से फ्रैक्चर मैंडेट आते थे, या इंदिरा गांधी जी के समय सब एक तरफा आते थे क्योंकि दूसरा विकल्प ही नहीं होता। ठीक है सर, अभी तो जो विकल्प दिख रहा है उस पर लोगों ने भरोसा किया है और अभी तक का जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसके मुताबिक साफ तौर पर महागठबंधन की जबरदस्त बहुमत के साथ बनती हुई दिख रही है सरकार, और एनडीए के लिए बड़ा झटका इसे कह लीजिए। छोटी छोटी पार्टियों के तौर पर सिमटती हुई दोनों ही जेडीयू खास तौर पर दिखाई दे रही है और बीजेपी भी। लेकिन इस बीच आगे हम बढ़े, एक बार फिर नए सिरे से पूरी खबर आपको दिखाएं। हेडलाइंस पर नजर मार लेते हैं, ब्रेक नहीं ले रहे। पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि की समस्याओं